अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी फ़र्स्ट लैब देखने जा रहे हैं कि हमने फ़र्स्ट लैब में क्या करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैटलैब का कि आपने मैटलैब में कोई भी फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हम अपने लैब मैनुअल पे आते हैं। सबसे पहले तो ये आपके पास स्क्रीन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। दिस इज़ योर कमांड विंडो, दिस इज़ योर वर्क स्पेस, जहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स शो होंगे और ये आपकी डायरेक्टरी है कि आप करंटली कौन से फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, अब मैं एक इमेज कोई डाउनलोड कर लेता हूँ और जी इमेज हम फ्रूट वाली नज़र आई थी मुझे अभी, दिस वन। तो हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं अपने पास। इमेज डॉट png है, png न्यू फोल्डर लैब 1 और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। दिस बटन इज़ फॉर इट्स टू ब्राउज अ फोल्डर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी और ये आपका 1 लेवल अप है। यहाँ पे जाएंगे तो आप अगर बिन में हैं तो इसे पिछले फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नहीं रहना, मुझे ओपन करना है डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर लैब 1 का, इट इज़, और इसके अंदर मेरे पास png की फ़ाइल पड़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ लैब 1 के अंदर ही। मेरे पास एक्सटेंशन होगी .m की, .matlab की फ़ाइल। ठीक है, .m, इसको मैं लैब 1 का ही नाम देता हूँ, lab 1.m। राइट, अब मेरे पास दोनों चीज़ें सेव हो गई हैं। अब हम शुरू करते हैं कि हम अपने मैटलैब में कोई भी इमेज रीड कैसे करेंगे। राइट, तो मैं लिखूँगा कोई भी वेरिएबल का नाम, मैं करता हूँ कैपिटल I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है आई एम रीड का। ठीक है, आई एम रीड के अंदर मेरे पास आएगा उस इमेज का नाम जो मैं रीड करना चाह रहा हूँ, इमेज डॉट png। राइट, ये मैंने एक लाइन लिखी है, कैपिटल आई मेरे वेरिएबल का नाम है, आई एम रीड का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ और कौन सी इमेज को मैंने रीड करना है, इमेज डॉट png। मैं यहाँ से जब इसको रन करूँगा तो ये रन होगा और मेरी वर्क स्पेस में एक आई के नाम से फोल्डर बन जाए, वेरिएबल बन जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है, 726 क्रॉस 733। अगर मैं इस इमेज को एक्सप्लोर करूं प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसकी डिटेल में जाऊं तो इसका साइज़ क्या है, दिस। तो यही वाला साइज़ आपके पास आ जाएगा मैटलैब के अंदर भी। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो इसके अंदर 726 मल्टीप्लाई बाय 733 का एक मैट्रिक्स होगा और हर मैट्रिक्स के इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी होगी। दिस इज़ द पिक्सल वैल्यू ऑफ दिस इमेज। ठीक है, हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ हैं और पिक्सल वैल्यूज़ हमारे, क्योंकि ये RGB इमेज है तो इसमें पिक्सल वैल्यू जो होगी आपकी वो हमेशा होगी 0 से लेके 255। 0 फॉर द डार्केस्ट थिंग, जो प्योर ब्लैक होगा उसका 0 होगा और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वो 255 तक जाएगी जो कि आपका ब्राइटेस्ट पिक्सल होगा। यहाँ पे भी मुझे 250 नज़र आया था, दिस हो सकता है 255 भी हो, तो ये मुझे सबसे ब्राइटेस्ट लग रहा है। 255 से एक्सीड नहीं करेंगी आपकी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारा पिक्सल वैल्यूज़ होंगी।
726 रोज़ हैं और 733 आपके पास कॉलम्स होंगे, राइट। तो ये वाला जो पिक्सल है ये इसका इंडेक्स क्या हो गया, 726 एंड 733। अब अगर मैंने यही वाली वैल्यू कॉपी करनी है कहीं पे, तो मैं करूँगा आई ऑफ 726, 733, तो मेरे पास उस पिक्सल की स्पेसिफिक पिक्सल की वैल्यू आ जाएगी जो कि मैं गेट करना चाह रहा हूँ। सपोज मुझे ये वाली 51 गेट करनी है, तो दिस इज़ 722 728। अब कमांड लाइन में अगर मैं एरो अप का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, एरो अप का, तो मेरी जो लास्ट कमांड थी वो आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, 722 एंड 728। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 51। अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैं इसको किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा। तो जब मैं इसको किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा, तो मैटलैब ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है ANS के नाम से, आंसर के नाम से, और उसके अंदर वैल्यूज़ सेव हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज मुझे चाहिए 729, तो मैं 729 करूँगा, तो वही वाला जो आंस का वेरिएबल है वो रिप्लेस हो रहा है, राइट। तो अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं अपने वेरिएबल बनाऊंगा, var1 इज इक्वल टू आई ऑफ 722, 729, var1 में आ गया। अब एक और चीज़, यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं वैल्यूज़। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे कमांड लाइन पे, कमांड विंडो के ऊपर वैल्यूज़ प्रिंट हों, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं जस्ट इसके आगे टर्मिनेटर लगा दूँगा। जब मैं टर्मिनेटर लगाऊंगा तो वो वाली चीज़ें, उस लाइन में जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वो कमांड विंडो के ऊपर प्रिंट नहीं होगी। तो मैंने जब इसको एंटर किया तो अब देखें प्रिंट कुछ नहीं हुआ, और var1 के अंदर वैल्यू चली गई 9 की। अब मुझे सिमिलरली 719 और 728 की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, सॉरी var2 719, 728, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, और अगर मैं इनको किसी भी चीज़ में सेव नहीं करता तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो आंस के वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं, और ये हमेशा रिप्लेस होती रहेंगी, राइट। और ये इसको हम कैरी नहीं कर सकते। थर्डली यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि अब var1, var2 और आंस के जो वेरिएबल हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ये गलती से बन गए हैं या फिर मैंने इनको यूज़ कर लिया और अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्लियर का कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, और मैं लिख दूँगा var1 var2 ans, और मैं एंटर दबाऊँगा जब, तो ये तीनों वेरिएबल्स मेरी वर्क स्पेस से डिलीट हो गए होंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपली क्लियर लिख देता हूँ तो वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं सब रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं CLC लिख देता हूँ तो मेरे पास ये जो कमांड लाइन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, आप अपना कोड जो है वो कोड विंडो में लिखेंगे, एडिटर में लिखेंगे, और अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो आप रन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा दें, रन दबाएं, तो ये आपसे पूछेगा कि आप इस लाइन के ऊपर आपने अपना ब्रेक पॉइंट लगाया था। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आगे जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर स्टेप करेंगे तो लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इसका हो गया ऑफिशियल तरीका। अगर आप ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप 1 बाय 1 लाइन को कॉपी करें और कमांड लाइन में पेस्ट करते जाएं, तो वो लाइंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल था वो पॉपुलेट हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है, एक और बिल्ड इन वो है आपके पास कीवर्ड है who is, ठीक है।
अगर इसके आगे मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो ये मुझे उसके से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे दे देगा कि उसका नाम ये है, उसका साइज़ इतने इतने बाइट्स हैं, उसकी क्लास ये हैं और उसके एट्रीब्यूट्स अगर कोई हैं तो वो इस तरह से होंगे। अगर आपको किसी भी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हुज़ का जो है कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्पेस अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ अब इमेज तो हमने रीड कर ली, मुझे इसको शो भी करना है। तो शो के लिए फंक्शन जो यूज़ होता है वो होता है आई एम शो का और इसके अंदर आपके वेरिएबल का नाम। राइट, मैं इसको कॉपी करके कमांड लाइन में पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास ये अभी बिज़ी आ रहा है। ठीक है, जैसे ही बिज़ी ख़त्म हो जाएगा तो इमेज जो है हमारे पास शो हो जाएगी। अब ये इमेज इस तरह से शो क्यों हुई है, हमने तो RGB सेव करवाई थी। ये इस तरह से शो इसलिए हुई है क्योंकि वो प्रॉपर RGB इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम कोई और RGB इमेज उठाते हैं। मैं अपने किसी डेटा सेट से उठा लेता हूँ। फायर, यहाँ से इसको डाला हमने यहाँ पे fire.jpg। हम इसको जब रीड करेंगे fire.jpg, मैंने क्लियर किया, CLC किया, पेस्ट किया और ये मेरे पास प्रॉपर RGB इमेज आई है। अब मुझे कैसे पता कि ये बिना देखे कि प्रॉपर RGB इमेज है, क्योंकि RGB के अंदर 3 चैनल्स होते हैं। इसमें 371x660 इस इमेज का साइज़ है। अगर मैं इसको डिटेल्स में जाऊं तो इसका साइज़ है 660x371। ठीक है, तो ये इसका आ गया साइज़। और 3 क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर 3 चैनल्स हैं। RGB इमेज के अंदर आपके पास 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा तो वो कह रहा है कि कैन नॉट डिस्प्ले बिकॉज जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको शो करवाने का एक तरीका तो ये है कि मैं इसको रिसाइज़ करूँ तो किसी कम साइज़ में और फिर इसकी वैल्यूज़ चेक करें। तो फ़िलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने किसी भी पिक्सल वैल्यू पे इसको देखना है तो मैं इसको कर देता हूँ आई ऑफ 100, 100, 1। तो उसके ऊपर जो पिक्सल वैल्यू है वो 170 है और 1 इज़ रेड चैनल। अगर मुझे सेकंड चैनल के 100 पे चाहिए तो वहाँ पे 92 वैल्यू होगी। सेकंड चैनल इज़ ग्रीन। और अगर मुझे इसी के ब्लू चैनल की 100 इंडेक्स चाहिए तो दैट इज़ 72। ठीक है, जब हमने उसके रेड चैनल पे 100 रो 100 कॉलम को चेक किया तो वहाँ पे वैल्यू थी 170। हमने उसके ग्रीन चैनल के ऊपर जब चेक किया तो वैल्यू थी 92। जब हमने उसके ब्लू चैनल को चेक किया तो वहाँ पे वैल्यू थी 72। ठीक है, अब मैं CLC कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट शो दिस इमेज। मैंने जब इमेज शो किया तो यहाँ पे ये बन गया और ये हमारे पास इमेज शो हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। मैं एक और इमेज रीड करता हूँ, आई एम रीड, और मैं वही वाली पुरानी इमेज अपनी रीड करता हूँ, image.png। ठीक है, और मैंने इसको रीड कराया, IM2 भी हमारे पास आ गया और मैं IM शो करता हूँ I2 को। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, जो पहले इमेज खुली हुई थी उसी विंडो के अंदर न्यू इमेज जो है वो ओपन हो गई है और मेरी जो पहली इमेज थी वो गायब हो गई है। और मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी दोनों इमेजेस पैरेलली ओपन रहें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जब शो करवाऊँगा तो मैं इसके साथ लिख दूँगा फिगर आई एम शो। इसमें क्या होगा, मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इसको जो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा विंडोज़ ओपन हो गई हैं, लाइक 10 to 20 इमेजेस आपके पास विंडोज़ ओपन हो गई हैं फिगर्स की या किसी भी और तरह की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
क्लोज ऑल। तो क्लोज ऑल में आपकी मैटलैब की जो विंडो है, इसके अलावा जितने भी विंडोज़ ओपन होंगी वो सब क्लोज हो जाएंगी। जब मैं इसको क्लोज करूँ, अभी मेरे पास एक विंडो ओपन है, एक मैटलैब की और साथ इसके साथ एक स्पोर्टिंग विंडो। ठीक है, जब मैं क्लोज ऑल करूँगा यहाँ पे, तो मेरी जो स्पोर्टिंग विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अभी तो एक विंडो थी तो मैं उसको मैनुअली भी खुद क्लोज कर सकता था, लेकिन ऐसा हो कि हमारे पास 10 से 12 विंडोज़ ओपन हो, तो उनको वन बाय वन क्लोज करने के बजाय हम जस्ट एक कमांड लिख देते हैं क्लोज ऑल की, तो हमारे पास जितनी भी सपोर्टिंग विंडोज़ होती हैं वो क्लोज हो जाएंगी। अब मैं आपको दिखा रहा था कि मुझे आई इमेज और आई टू इमेज पैरेलली ओपन करनी है अपनी विंडो के अंदर, अपने मैटलैब में। तो मैं करूँगा फिगर का कीवर्ड लिखूँगा और आई एम शो आई। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर तो मैं आई एम शो आई और इसके आगे टर्मिनेटर लगाता हूँ तो मेरी इमेज शो हो जाती है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। और मैं अगर टर्मिनेटर लगाना भूल जाता हूँ तो क्या होगा, इस आई के जितने भी आपके पास रोज़ और कॉलम्स हैं वो आपके कमांड लाइन में प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं हुए? आई एम रीड पे होता है फिर वो, हाँ आई एम रीड पे होता है वो। ठीक है, जब आप रीड कर रहे हैं कोई भी, मैं CLC करता हूँ, क्लियर करता हूँ और CLC दोबारा करता हूँ। अब मैंने रीड किया इमेज और मैंने टर्मिनेटर ये वाला लगा दिया। ठीक है, और एंटर किया तो मेरी इमेज रीड हो गई। ठीक है, मैंने क्लियर किया, मेरा वेरिएबल रिमूव हो गया। मैंने दोबारा से अपनी इमेज आई एम रीड वाली कमांड चलानी है। अब यहाँ पे मैं टर्मिनेटर अगर नहीं लगाता तो इस फिगर के अंदर, ये जो फिगर है इसके जितने भी पिक्सल वैल्यूज़ होंगी वो सब कमांड विंडो के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। वो सब शो होंगी, जैसे ही वो सब ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पास वो इमेज तब लोड होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप आई एम रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्मिनेटर या ब्रेक, ये जो आपके पास सेमी कॉलन है, ये आप लाजमी यूज़ करें। ठीक है, CLC हो गया, मैं इमेज 2 को रीड करवा रहा हूँ, इमेज 2 रीड हो गई। अब मैं आपको बता रहा था कि हमने सेपरेट विंडोज़ में किस तरह से इमेजेस को शो करवाने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फिगर कॉमा आई एम शो आई। अब फिगर से क्या होगा, हर दफ़ा मेरे पास एक न्यू स्पोर्टिंग विंडो बनेगी। एंटर किया तो मेरे पास ये एक स्पोर्टिंग विंडो बन गई जिसमें फिगर 1 शो हो रही है। अब मुझे दूसरी फिगर शो करवानी है तो मैं लिखूँगा फिगर आई 2। जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये जो है फिगर शो हो गई। अब मेरे पास पहली इमेज भी शो हुई हुई है और दूसरी भी शो हुई हुई है, तो पैरेलली मेरे पास दोनों इमेजेस जो हैं वो शो हो रही हैं। अगर हम फिगर का कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो मेरे पास जो इमेजेस हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे फिगर 1 के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई करता हूँ तो I2 क्लोज हो जाएगी और आई जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अगर आपने मल्टीपल इमेजेस को एट अ टाइम शो करवाना है तो आप फिगर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही विंडो में सब कुछ हो तो आप जस्ट आई एम शो करवा देंगे। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे है थर्ड, साइज़ ऑफ। अगर आई मैं करता हूँ तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट इज़ रोज़, कॉलम्स एंड चैनल्स। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ थी वो हम यहाँ पे अपने कमांड विंडो पे अपने कोड में उसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड, यूजिंग द फंक्शन साइज। अब मुझे ये सेव करवानी है। दिस इज़ द रो मैट्रिक्स, एक ही रो है और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। ठीक है,
तो मुझे क्या चाहिए, 3 इंडेक्सेस चाहिए। वो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, रो कॉलम रो कॉल चैनल ch इज इक्वल्स टू साइज ऑफ i। ठीक है, तो मेरे पास 3 वेरिएबल बन गए, कॉल का, रो का और चैनल का, और इन तीनों के अंदर ये वैल्यू सेव हो गई। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ, मैं क्लियर कर देता हूँ आर्म्स को, कॉल को, रो को और ch को। ठीक है, और मैं क्लियर कर देता हूँ i2 को भी, clc किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये 371 जो है, जस्ट जितनी उसके अंदर रोज हैं मुझे वही चाहिए। तो मैं करूँगा रो इज इक्वल टू साइज ऑफ i और इसकी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास 371 आ गया। अगर मुझे सिर्फ कॉलम्स चाहिए तो मैं करूँगा कॉल इसकी सेकेंड वैल्यू, कॉल के अंदर आ गया 660। और मुझे अगर इसकी थर्ड वैल्यू चाहिए जो कि चैनल्स हैं, ch इज इक्वल टू i की थर्ड वैल्यू, तो मैं लिखूँगा तो मेरे पास चैनल्स आ जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 इस तरह भी रीड कर सकते हैं किसी भी इमेज के साइज़ को, और आप इस सेंस में, इस सिंटैक्स में भी कर सकते हैं यूज़, राइट। अब हम आ जाते हैं कि हमने इमेज रीड कर ली, हमने इमेज शो करवा ली, हम इमेज को सेव किस तरह करवा सकते हैं। clc करते हैं, सॉरी clc। मुझे im2 की जो इमेज है मैं क्लियर कर देता हूँ ch, कॉल और रो को। ठीक है, और मैं i2 को दोबारा रीड करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं i2 को सेव करवाऊँ अपने पास या अपने किसी और फोल्डर में। तो मैं क्या लिखूँगा, imWrite का फंक्शन, imWrite का फंक्शन लिख के कौन सी फाइल मैंने सेव करवानी है, i2 सेव करवानी है, किस नाम से सेव करवानी है। मैंने इसको सेव करवाना है lab1.jpg के नाम से। ठीक है, मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे मेरे पास lab1.jpg के नाम से इमेज जो है वो सेव हो गई मेरे उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, राइट कर दी मैंने इमेज, राइट। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को राइट करवा सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर। अब मुझे ये वाली इमेज किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करवानी है, या फिर मुझे जो मेरे पास image.png मैं जिसको रीड कर रहा हूँ, या file.png मैंने जिसको रीड किया हुआ है, मुझे इसका फुल पाथ चाहिए। तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा, एक फंक्शन होता है फाइल पार्ट्स के नाम से। अब किसी भी फंक्शन का आपको अगर भूल गया, जैसे imread का आपको भूल गया कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो imread के ऊपर आप क्लिक करेंगे कहीं पे भी और दबाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी किसी भी फंक्शन के ऊपर, बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर कर्सर रख के आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये उसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसका फंक्शन बना हुआ है, ऑफ कोर्स imread का एक फंक्शन है हम जिसको कॉल करते हैं। इसके ये 3 पॉसिबल आपको आउटपुट्स दे रहे हैं, एक x, मैप और अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे इसकी सारी जो है डिटेल्स वो गिवन होंगी आपको, कि मैप क्या है, अल्फ़ा क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फाइल पार्ट्स का फंक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ और इसके ऊपर कंट्रोल डी करूँ
तो मैं इसके डेफिनेशन के ऊपर चला गया हूँ। अब ये क्या कर रहा है, फाइल पार्ट्स का फंक्शन एक फाइल को एज अ इनपुट पैरामीटर ले रहा है और उसके अगेंस्ट आउटपुट पैरामीटर क्या दे रहा है आपको, उसका पाथ किस फोल्डर में पड़ी है, उसका नेम, उस फाइल का नाम क्या है, और उसकी एक्सटेंशन, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। हमें 3 आउटपुट्स ये पॉसिबल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर फाइल पार्ट्स के अंदर आई को भेजूंगा तो ये मुझे 3 वैल्यूज़ देगा। कौन कौन सी, पाथ, नेम और ext। ठीक है, मैं clc करता हूँ, पेस्ट किया। इनपुट मस्ट बी अ रो वेक्टर और स्ट्रिंग करैक्टर आई। ओके, ठीक है, मैं इसको इमेज दे रहा हूँ जो कि रीड की हुई है और दैट इज़ मैट्रिक्स। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास इनपुट होनी चाहिए वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, उसका पाथ होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ image डॉट png, ठीक है, और अगर मैं इसको अब चलाता हूँ तो इसने मुझे image डॉट png के अगेंस्ट जो भी पाथ था, नेम था या एक्सटेंशन थी वो प्रोवाइड कर दी। अब हम देखते हैं पाथ क्या है उसका, कुछ नहीं है क्योंकि वो सेम फोल्डर में पड़ी है। नेम क्या है उसका, इमेज, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट png। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, नहीं डेस्कटॉप के ऊपर नहीं रखते हम इसको रखते हैं डाउनलोड्स में, या फिर मैं इसको रखता हूँ डी में। ठीक है, अब मैं डी से इसको रीड करवाता हूँ, डी के अंदर इमेज डॉट png। जब मैंने दोबारा इसको किया तो पाथ में आ गया डी, नेम आ गया इमेज और ext आ गई डॉट png। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इधर जाऊँ और डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको रखवा दूँ और इसका मैं पाथ अगर इसको फॉरवर्ड करूँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ तो मेरे पास पाथ वो वाला सारा आ जाएगा जहाँ पे इमेज पड़ी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज पड़ी है, किस नाम से पड़ी है, इमेज के नाम से पड़ी है और उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट png एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आप किसी भी फाइल का, किसी भी इमेज का फुल पाथ फाइल पार्ट्स के फंक्शन को यूज़ करके ले सकते हैं। और ये फाइल पार्ट्स का फंक्शन आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका पाथ क्या है, उसका फाइल का नाम क्या है और फाइल की एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पाथ के ऊपर जाके, इस पाथ के ऊपर जाके इसी इमेज को किसी और एक्सटेंशन से, किसी और नाम से सेव करवाऊँ। इसी पाथ पे जहाँ से मैंने इमेज को रीड किया है, इस पाथ पे, ये वाला जो पाथ है, इस पे जाके इमेज डॉट png की जो इमेज मैंने उठाई हुई है इसको किसी और नाम से, किसी और एक्सटेंशन से सेव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका नाम और एक्सटेंशन सेट करूँगा। तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं करता हूँ न्यू फाइल नेम का फंक्शन बना, एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करने लगा हूँ। अब मैटलैब में मैं चाह रहा हूँ कि उस इमेज का नाम हो न्यू इमेज, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन हो डॉट jpeg। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता था image डॉट jpeg, लेकिन
मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, जस्ट आपको बताने के लिए कि आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं इसमें मैटलैब में। अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल नेम के अंदर क्या आ गया, न्यू इमेज डॉट JPEG। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ बीच में तो क्या होगा, तो भी सेम आपके पास आउटपुट आ रही है, न्यू इमेज डॉट JPEG। तो अगर आप कॉमा लगाएं तो भी सेम बात है, अगर आप कॉमा ना लगाना चाहें तो भी सेम बात है। ठीक है, अब मेरे पास न्यू फाइल नेम बन गया। मैंने इस पाथ के ऊपर जाके इस इमेज को रीड करवाना है, सॉरी राइट करवाना है किसी और नाम से, और वो नाम क्या है वो इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा लिया। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को अपने पास रीड करूँगा, img इज इक्वल टू imread। कोई भी इमेज राइट करवाने के लिए आपको उसको सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। रीड के बाद क्या होता है, वो इमेज आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाती है, फिर आप उस मैट्रिक्स को एज ए इमेज राइट करवा रहे होते हैं। तो मैंने इसको रीड करवाया img के वेरिएबल में, डज नॉट एग्जिस्ट, डिलीट तो नहीं होगी, ओके, फाइल डॉट jpg pg फाइल डॉट jpg clc फाइल डॉट jpg clc, और इमेज मेरे पास रीड हो गई। ठीक है, अब इस इमेज को मैंने इस नाम से इसके पाथ के ऊपर जाके राइट करना है, तो मैं लिखूँगा आई एम राइट। ठीक है, किसको, img को राइट, कहाँ पे, पाथ पे जाके और इस नाम से। तो मैं करूँगा यहाँ पे अगेन कंकैटिनेशन पाथ, क्योंकि पाथ और इमेज के ऊपर जो है हमारे पास, मैं अगर आपको पाथ दिखाऊं तो इसके एंड पे स्लैश नहीं लगी हुई। ठीक है, तो मुझे एक स्लैश भी चाहिए, तभी इसके फोल्डर के अंदर जाके हमारी इमेज जो है वो सेव होगी। तो मैं इसके साथ एक स्लैश लगाता हूँ, कंकैट किया। ठीक है, और फिर मैं कंकैट करवाता हूँ इसको कि वो किस नाम से सेव करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और थर्ड चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपने किस एक्सटेंशन से उसको सेव करवाना है। तो मैं उसको करवा रहा हूँ .jpeg, ये एक्सटेंशन के साथ राइट करवा रहा हूँ। तो मैं इस फंक्शन को जब राइट करूँगा तो jpeg इज़ नॉट अ रिकग्नाइज्ड फॉर्मेट, तो मैं इसको jpg कर देता हूँ। और इसने अगेन वो दिया मुझे एरर, वो कह रहा है यहाँ पे डॉट नहीं आएगा आपका। और अब क्या हुआ है, मेरे उस सी यूज़र दिस डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे जाके एक और इमेज जो है वो आ गई होगी। लेट्स सी वो कहाँ पे आई है, न्यू इमेज डॉट JPEG के नाम से, वो इमेज है ये वाली। ठीक है, हमने उसी फोल्डर से इमेज को रीड किया, उसी फोल्डर के अंदर हमने उसको जाके किसी और नाम से, किसी और एक्सटेंशन से राइट करवाया। अब हम थे लैब 1 में, हमने किसी और फोल्डर की इमेज को रीड किया और उसी फोल्डर के अंदर किसी और फोल्डर में जाके उसको राइट करवा दिया। तो इस तरह से आप अपनी जो इमेजेस की राइटिंग है वो किसी एक डायरेक्टरी में रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए किसी और डायरेक्टरी में जाके उसको सेव करवा सकते हैं। और ये वाला काम हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम सेगमेंटेशन वगैरह कर रहे होते हैं तब, क्योंकि वहाँ पे हमें ओरिजिनल इमेज भी चाहिए हो रही होती है, उसकी सेगमेंटेड इमेज भी चाहिए हो रही होती है, उसकी प्री प्रोसेस्ड इमेज भी चाहिए होती है।
तो हमें उन सब को वन बाय वन अलग अलग फोल्डर में सेव करवाना होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हो, नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मेरा CLC कर दिया इसको, और मैं अननेसेसरी वेरिएबल्स डिलीट कर देता हूँ। पाथ का न्यू फाइल नेम img ext और i2। अब मेरे पास जस्ट एक इमेज रह गई, एक वेरिएबल रह गया i का। अब इसके ऊपर हम कुछ वो लगाते हैं, कन्वर्जन्स लगाते हैं। मैं सबसे पहले इसको शो करवा देता हूँ, आई एम शो और आई। ये मेरे पास है ओरिजिनल इमेज जो कि RGB इमेज है। अगर मुझे इसका जस्ट रेड चैनल चाहिए, मैंने आपको बताया था कि RGB इमेज के अंदर 3 चैनल होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो मुझे अगर इसका जस्ट R चैनल चाहिए तो मैं कॉमा 1 करूँगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, आई ऑल रोज ऑल कॉलम्स और 1 नो। हाँ, हमें सबसे पहले उसको सेव करवाना होगा किसी भी वेरिएबल में। ठीक है, मैं करता हूँ, इसका रेड चैनल मैंने निकालना है तो मैं करूँगा आई ऑफ ऑल रोज ऑल कॉलम्स और फर्स्ट चैनल। अब जब आप ये कॉलम लगाते हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी रोज हैं सब, सेकंड कॉलम का मतलब है जितने भी कॉलम्स हैं सब, और यहाँ पे अगर मैं कॉलम लगा दूंगा तो दैट मीन्स जितने भी चैनल हैं सब। वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है आई के अंदर। तो मुझे इसका फर्स्ट चैनल चाहिए और फर्स्ट चैनल इसका होता है हमेशा रेड। मैंने जब इसको एंटर किया तो मेरे पास एक आर का बन गया वेरिएबल, यहाँ पे जस्ट रेड चैनल होगा। अगर मुझे इसका ग्रीन चैनल चाहिए, आई इज इक्वल्स टू ऑल रोज ऑल कॉलम्स 2, ग्रीन चैनल आ गया, और बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ ऑल रोज ऑल कॉलम्स 3, तो ये हमारे पास ब्लू चैनल आ गया। अब लाजमी नहीं है कि जो मैंने रेड चैनल उठाया है उसमें सब पिक्सेल्स रेड आपको नज़र आए। अगर मैं इसको शो करता हूँ आर को तो इसके अंदर कोई भी रेड थिंग नहीं होगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 255 तक ही हमेशा। तो ये पड़े कैसे होते हैं, सबसे टॉप के ऊपर होता है आपके पास रेड चैनल, फिर उसके नीचे होता है ग्रीन चैनल, फिर उसके नीचे होता है ब्लू चैनल। तो जो आर का 00 इंडेक्स है वो ग्रीन के 00 इंडेक्स और रेड के 00 इंडेक्स के साथ कनकैट होता है। वहाँ पे जब वो तीनों पिक्सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक न्यू कलर जनरेट करते हैं। तो वो वाला जो कलर है वो हमें फिर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं ग्रीन को शो करूँगा उसमें भी ग्रीन चीज़ें नहीं होंगी, उसमें भी RGB आपके पास ग्रे स्केल ही इमेज होगी जिसमें पिक्सल वैल्यूज़ होंगी 0 से लेके 255 तक। सिमिलरली आपके बी में भी ग्रे स्केल इमेजेस होंगी। अब जब ये तीनों ग्रे स्केल इमेजेस मिलेंगी एक दूसरे से तब वो जाके आपका कलर्ड इमेज बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने RGB इमेज के डिफरेंट चैनल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। CLC किया। अब मुझे RGB इमेज जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, R को, G को, B को। अब अगर मैं अपने RGB इमेज को ही पूरे को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं करूँगा img ग्रे इज इक्वल्स टू RGB2 ग्रे का फंक्शन है जो कि RGB को कन्वर्ट कर रहा है ग्रे में, और किस इमेज को करना है, आई को। अब मेरा जो इमेज था वो प्योरली ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट हो गया है
RGB में मेरे पास 3 चैनल्स थे, यहाँ पे मेरे पास एक ही चैनल है। अगर मैं इसको शो करवाता हूँ IMG ग्रे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जब मैंने इसको शो करवाया तो ये मेरा ग्रे स्केल इमेज बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे अपने इमेज को इमेज बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, im2bw का फंक्शन है और आई को मैं जब करूँगा तो मेरे पास इमेज जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया होगा। सॉरी, ये इमेज टू ग्रे है, मुझे इमेज टू बाइनरी करना है, ये शो करवाना है, तो ये आपका बाइनरी इमेज हो गया। बाइनरी इमेज में आपके पास पिक्सल वैल्यूज़ दो होती है, या वो ज़ीरो होता है या वो 1 होता है। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं तो इसमें पिक्सल वैल्यूज़ या तो ज़ीरो होंगी या 1 होंगी, इनके अलावा कोई भी आपके पास पिक्सल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, या ज़ीरो होगा या 1 होगा, राइट। इसी तरह से हमारे पास कलर स्कीम्स हैं, एक HSV है, HSI है, CMYK है। वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि हमें डिफरेंट कलर्स जो है हमारे पास कलर मॉडल्स, उसमें कन्वर्जेंस कैसे करनी है। एक लास्ट चीज़ आज की लैब से रिलेटेड मैं आपको बता दूं वो ये है कि आप के पास ओरिजिनल इमेज भी है, बाइनरी भी है और ग्रे भी है। आप इन तीनों इमेजेस को एक साथ अपनी विंडो के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिगर एक सब प्लॉट बनाएंगे, सब प्लॉट बनाएंगे और उसका साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि क्या होना चाहिए। मेरे पास 3 इमेजेस हैं तो मेरे लिए 2x2 का सब प्लॉट इनफ रहेगा और उसमें भी एक हमारे पास इमेज बाकी रह जाएगी। तो मैं लिखता हूँ 2 2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने क्या रखना है, आई एम शो ओरिजिनल इमेज। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड एंटर। मेरे पास सब प्लॉट बन गया, इसमें 4 इमेजेस पैरेलल आएंगी और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने ओरिजिनल इमेज रख दी। ठीक है, नाउ मैं जाता हूँ इसके सेकंड इंडेक्स पे और वहाँ पे मैंने शो करनी है कौन सी इमेज, ग्रे इमेज। अब यहाँ पे मुझे दोबारा फिगर नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं फिगर लिखूँगा तो मेरे पास एक और सब प्लॉट बन जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑलरेडी सब प्लॉट बना हुआ है उसी के सेकंड इंडेक्स पे ग्रे इमेज आए। ठीक है, देन मैं जाऊँगा थर्ड पे और यहाँ पे मुझे रखनी है अपनी बाइनरी इमेज। थर्ड पे आ गई मेरे पास बाइनरी इमेज। अब इस प्लॉट को देख के आपको नहीं पता चल रहा कि ओरिजिनल इमेज कौन सी है, बाइनरी कौन सी है और ग्रे स्केल कौन सी है, तो आप इनको टाइटल्स भी दे सकते हैं। मैं अगर CLC करूं और मैं जाऊं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइटल ओरिजिनल इमेज। ठीक है, अब इमेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ओरिजिनल इमेज। मैं अब जाता हूँ सेकंड पे, ये है हमारी ग्रे इमेज, यहाँ पे है हमारे पास, कॉपी किया पेस्ट और 2 to 2 पे हमारे पास आ गई ग्रे इमेज। सॉरी, हमने फिगर का वर्ड यूज़ नहीं करना क्योंकि इट्स मेकिंग अ अनदर सब प्लॉट, तो मुझे उसी सब प्लॉट में पॉपुलेट करना है। तो मैंने ये किया, ग्रे इमेज आ गई, मैं यहाँ पे गया, दिस विल बी अवर बाइनरी इमेज। यहाँ पे आएगा हमारे पास बाइनरी एंड 2 to 3 एंटर किया तो बाइनरी इमेज आ गया। मैं 2 to 4 में ओरिजिनल इमेज जो है वो दोबारा पॉपुलेट करवा देता हूँ।
टू टू 4 और ओरिजिनल इमेज। तो आप 4 इमेजेस को सॉरी इकट्ठे शो करवा सकते हैं। अगर आपके पास 8 इमेजेस हैं, 12 इमेजेस हैं, 16 इमेजेस हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने सब प्लॉट का साइज़ क्या रखना है। मैं अगर इसको 3 3 1 करता तो मेरे पास 9 इमेजेस आ रही हैं। तो इसमें मेरे पास 9 इमेजेस पैरेलल आ जाएंगी। 3 3 1 3 3 2 एंड सो ऑन। इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा फिगर पहले के साथ, तभी वो न्यू सब प्लॉट बनेगा। ठीक है, और उसके आगे फिर मुझे फिगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3। तो ये जो मेरा सब प्लॉट बनेगा, इसमें 9 इमेजेस पैरेलली आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रो था मैटलैब का। अब हम आ जाते हैं अपने मैनुअल की तरफ। इमेज रीड और डिस्प्ले करना मैंने आपको बता दिया कि आप इमेज किस तरह से रीड करेंगे, किस तरह से उसको शो करवा सकते हैं। फिर ये मैंने आपको होइस का बता दिया कि आप किसी भी इमेज के अगेंस्ट जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ इमेज ऑन द डिस्क, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इमेज को राइट किस तरह कर सकते हैं। एक्सेस रोज एंड कॉलम्स ऑफ द इमेज, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इमेज का साइज़ किस तरह से गेट कर सकते हैं। पिक्सल वैल्यू भी मैंने आपको गेट करना सिखा दी कि आपको अगर किसी इमेज के स्पेसिफिक पिक्सल वैल्यू की पिक्सल मतलब जो भी उसका मैट्रिक्स इंडेक्स है उसकी आपको वैल्यू चाहिए, तो वो आप किस तरह से गेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि इमेज का फ्लिप कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ हो रही हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स यूज़ हो रही हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये अपने कोड जो है ये खुद दोनों एग्जीक्यूट करने हैं, और उसके बाद जो टास्क हैं वो भी आपने खुद एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर लूप का मैं आपको जस्ट सिंटैक्स बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक होता है फॉर का कीवर्ड। आप अपना वेरिएबल लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके कॉलम कॉलन कितनी लूप आपने चलानी है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 तक लूप चलानी है, और मैं इसको फिर फॉर लूप को एंड कैसे करूँगा। इसमें ब्रैकेट्स नहीं होती, इसमें जस्ट एंड का एक कीवर्ड लग जाता है। दिस इज़ योर कंप्लीट फॉर लूप। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसमें 1 भी लिखा हुआ है बीच में। अगर मैं बीच में 1 नहीं लिखूँगा तो दैट मीन्स कि ये इंक्रीमेंटल लूप है। इंक्रीमेंटल लूप मीन्स कि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, फिर वो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10, तो वो +1 हो रही है ऑटोमेटिकली, और दैट इज़ अंडरस्टूड। अगर मैं इसको +2 करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। अब इस लूप में क्या होगा, ये 1 से चलेगी, 1 में 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 5 7 9। ठीक है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो ये इसमें इंक्रीमेंट होगा i+3 का। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि इसमें इंक्रीमेंट जो है वो +1 का हो रहा है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे इसने लिखी हुई है। आप इस 1 को लिखना चाहें तो भी ठीक है, इस 1 को अगर आप ना लिखना चाहें तो भी अंडरस्टूड होता है कि +1 ही होगा। अब यहाँ पे उसने जो है रिवर्स लूप चलाई हुई है। रिवर्स लूप कैसे चलेगी, हम i को दे देंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें नेगेटिव i माइनस माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। तो अब क्या होगा, हमारी लूप जो है वो रिवर्स्ड चलेगी, और उसको स्टॉप कहाँ पे होना है, 0 पे। सॉरी, इसमें 0 इंडेक्स नहीं होता, इसमें 1 इंडेक्स होता है आपके पास एरे का और मैट्रिसेस का। 0 इसमें
नहीं होता, तो वो एंड कहाँ पे होगा, 1 पे जाके। तो इस तरह से आपकी रिवर्स लूप चल रही है। ठीक है, ये हो गई लूप्स। अब ये जो लॉजिक है ये आप लोगों ने खुद समझनी है और आपने मुझे एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से हमारी जो इमेज है वो फ्लिप हो रही है। ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों ने बताना है। इसका भी और मिरर इमेज की भी जो भी लॉजिक है ये आप लोगों ने मुझे समझानी है। अपना जो आपका लैब मैनुअल होगा उसमें आप लोग मुझे समझाएंगे कि किस तरह से आपने ये जो फ्लिप्ड और मिरर इमेजेस हैं ये किस तरह जनरेट हो रही हैं। इसके बाद आपके कुछ टास्क हैं। एक है रीड एनी इमेज stored in MATLAB internal directory and store it with the name new image in MATLAB and display it on MATLAB। ये हमने ऊपर कर लिया लेकिन आप फिर कर लीजिएगा। राइट दिस न्यू इमेज विद द फॉर्मेट .png। आपने पहले .jpg से अगर सेव की हुई है तो उसको उसकी जो एक्सटेंशन है उसको .png से सेव करवाना है अब इमेज को। रीड एनी इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, display it, compute the size of the image and store number of rows in variable r and number of columns in variable c। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर आपने जो न्यू इमेज रीड की है उसके इन पिक्सल वैल्यूज़ पे आपको क्या पिक्सल वैल्यूज़ मिल रही हैं वो आपने बतानी है। राइट अ मैटलैब कोड दैट रीड्स अ ग्रे स्केल इमेज एंड जनरेट्स द फ्लिप्ड इमेज ऑफ द ओरिजिनल इमेज। ये भी जब आप ये वाला टास्क कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये टास्क हो जाएगा। आई एम एडजस्ट और ये वाली चीज़ें हमने अभी तक नहीं की तो ये मैं आपको रिमूव करके जो जिसका अपडेटेड लैब मैनुअल है वो डिस्प्ले कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। यही थी आज की लैब। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको मिनिमम टाइम में एड्रेस करूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।